दीपक और शालिनी की शादी हुए लगभग 1 साल का वक्त बीता था। दीपक अपने माता पिता कैलाश जी और सुमन लता जी के साथ रहते थे और सारा कुछ माता पिता का ही था। जैसा कि सामान्यतः अधिकतर हर घर में होता है, माता पिता और बेटे बहू की आपस में नहीं बनती और दोनों को लगता है कि हम इनके साथ खड़े हैं, इसलिए ये अपना जीवन आराम से चला पा रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों को ही कुछ समझौते करने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था दीपक और शालिनी का कैलाश जी और सुमन लता जी के साथ। माता पिता बात बात पर दीपक और शालिनी को ताने मारते रहते थे। ये छत जो तुम्हारी सर पर है, हमारी बदौलत है, नहीं तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उधर शालिनी और दीपक को लगता था कि वो दोनों उस घर के इकलौते बेटे बहू हैं, तो कैलाश जी और सुमन लता जी का बुढ़ापे में उनके अलावा कोई और सहारा नहीं है, तो उन्हें उनके साथ एडजस्ट करके चलना चाहिए, ना कि उन्हें ताने मारने चाहिए। सच्चाई यही थी कि ना ही बेटा बहू और ना ही माता पिता कोई भी समझौता करना चाहते थे। दोनों अपनी ही अकड़ में थे, जिसका परिणाम ये निकला कि दीपक और शालिनी ने अलग किराए का घर लेने का फैसला कर लिया। दीपक की अभी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो नया घर खरीद सकता, इसलिए वो किराए के घर में ही शिफ्ट हो गया। दीपक और शालिनी के चले जाने के बाद कैलाश जी और सुमन लता जी के मन में भी हमेशा डर लगता था कि अगर कभी रात बेरात उन्हें कुछ आवश्यकता पड़ी तो अभी दीपक और शालिनी घर में भी नहीं है, फिर उनका क्या होगा। पर फिर भी अपनी अकड़ में वो कुछ भी समझौते करने को तैयार नहीं थे। उधर दीपक और शालिनी भी माँ बाप से अलग होकर खुश तो नहीं थे, क्योंकि जब वो माँ बाप के साथ थे तो उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहती थी। वो पूरी तरह से रिलैक्स रहते थे। उन्हें पता था कि उनके सर पर उनके माँ बाप का साया है, लेकिन दोनों ने ही अपनी अपनी अकड़ में अलग घर बसा लिया था और अभी भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई थी। माँ बाप को लगता था कि बेटे बहू ही गलत हैं और बेटे बहू को लगता था कि माँ बाप ही गलत हैं, जबकि गलती दोनों तरफ से बराबर होती थी। कोई किसी से कम नहीं था और यही सच था, जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। खैर, दिन ऐसे ही बीतने लगे और दोनों ही एक दूसरे के बिना रहने की आदत डालने लगे। कैलाश जी और सुमनलता जी ने अब दीपक और शालिनी को दिखाने के लिए घर में उनकी उम्र के ही एक जोड़े को किराए पर रख लिया था और उससे बहुत अपनापन दिखाते थे। दीपक और शालिनी पास में ही रहते थे और उन्हें सब कुछ पता था। अब तक दीपक और शालिनी भी जो कुछ कैलाश जी और सुमन लता जी के लिए करते थे, वो सब कुछ घर में रहने वाले किराएदार रंजन और माधवी करने लगे थे। वो दोनों कुछ ज्यादा ही अपनापन कैलाश जी और सुमन लता जी को दिखाने लगे थे और कैलाश जी और सुमन लता जी बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनके अपने बेटे बहू को तो उनकी कोई कद्र नहीं थी, लेकिन देखो इन बाहरी लोगों को, जिनका उनसे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। सुमनलता जी की अगर थोड़ी सी तबीयत खराब होती तो माधवी उन्हें घर का कोई काम नहीं करने देती और सब कुछ वो संभाल लेती और उनके सिर पर तेल मालिश वगैरह भी कर दिया करती, जिससे सुमनलता जी को लगता था कि उनकी अपनी बहू ने तो उनकी कभी कद्र ही नहीं की। माधवी तो कितनी अच्छी है। रंजन भी कैलाश जी की बहुत मदद करता था। उनके बाहर के ज्यादातर काम वो संभाल देता था। रंजन ने कैलाश जी को बता रखा था कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और वर्क फ्रॉम होम करता है, जिसमें उसे रात में 8 घंटे काम करने पड़ते हैं और पूरा दिन वो खाली ही रहता है। इसलिए वो कैलाश जी की मदद कर देता था। कैलाश जी और सुमन लता जी अब बहुत खुश थे रंजन और माधवी के साथ, और साथ ही साथ वो दीपक और शालिनी को एहसास दिलाते थे कि देख लो, तुमने तो हमारी कद्र नहीं की, लेकिन हमारी कद्र करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। और सच में रंजन और माधवी उनके लिए बहुत काम किया करते थे और उस वक्त घर का किराया भी दे देते थे। उधर दीपक और शालिनी जिस घर में किराए पर रहते थे, वो भी एक बुजुर्ग जोड़े प्रकाश जी और मोहिनी जी का था। उनके बच्चे विदेश में सेटल थे, इसलिए
दोनों अभी भारत में ही अकेले रहते थे। प्रकाश जी का सोने चांदी का काम था। यही बताया था उन्होंने दीपक और शालिनी को। दीपक और शालिनी भी उनके साथ काफी घुल मिल गए थे। शालिनी दिन भर मोहिनी जी के साथ उनके घर के कामों में उनकी मदद करवा देती थी और शाम में ऑफिस से आने के बाद दीपक भी प्रकाश जी से बहुधा बतियाता था। उनके साथ पार्क में टहलने जाता था। उनका कोई काम होता था तो दीपक कर देता था। मार्केट से सामान वगैरह भी ला देता। वो दोनों प्रकाश जी और मोहिनी जी को खुश करने के लिए वो सारे काम करते थे जिन कामों को अपने घर में करने से कतराते थे, और इसी वजह से उनके माता पिता नाराज होते थे। वही काम आज खुशी खुशी किसी और के लिए करने में उन्हें थोड़ा भी गुरेज नहीं था। वो भी अपने माँ बाप कैलाश जी और सुमनलता जी को ये दिखाने से पीछे नहीं हटता कि आप लोगों ने कभी हमारी कद्र नहीं की। देखिए, एक गैर जिससे हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है और वो बुजुर्ग हैं, पर उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। वो दोनों हमें अपने सगे बेटे बहू जैसा प्यार और सम्मान देते हैं। दीपक, शालिनी और कैलाश जी सुमनलता जी पता नहीं किस धुन में जी रहे थे। दीपक, शालिनी ये साबित करने में लगे रहते थे कि हमें एक नए माँ बाप मिल गए हैं, और कैलाश जी, सुमनलता जी ये साबित करने में लगे रहते कि हमें नए बेटा बहू मिल गए हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। कैलाश जी और सुमनलता जी रंजन और माधवी के बहुत करीब आ चुके थे और रंजन और माधवी उनके घर की एक एक बारीकी समझ चुके थे। उधर प्रकाश जी और मोहिनी जी भी दीपक और शालिनी के बहुत करीब आ चुके थे और दीपक और शालिनी की रग रग से वाकिफ हो चुके थे। अब कैलाश जी और सुमनलता जी को कोई फिक्र नहीं थी कि वो इस उम्र में अकेले हैं, और ना ही दीपक और शालिनी को ये डर सताता था कि वो अभी फाइनेंशियली बहुत अधिक स्ट्रांग नहीं है और उनके ऊपर किसी बड़े का हाथ नहीं है, क्योंकि प्रकाश जी और मोहिनी जी उन दोनों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। और अगर कभी दीपक के पास किराए के पैसे नहीं होते थे तो वो उसे मोहलत भी दे देते थे और किराए के लिए कभी परेशान नहीं करते थे। दीपक, शालिनी और उनके माँ बाप में से कोई भी किसी से कम नहीं था और अपनी अपनी जिंदगी में सब खुश थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आने वाला था कि अपने तो अपने ही होते हैं। हुआ यूं कि रंजन ने कैलाश जी और सुमनलता जी को अपने झांसे में लेकर उनकी सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली थी, और अब इस ताक में था कि जल्दी ही वो कैलाश जी को उल्लू बनाकर उन कागजों पर उनके साइन करवा लेगा और उन दोनों को घर से निकाल देगा और सारा कुछ हड़प लेगा। कई महीनों तक रंजन और माधवी ने इतना अपनापन दिखाया कि कैलाश जी और सुमनलता जी पूरी तरह उन पर भरोसा करने लगे थे। रंजन धीरे धीरे उनके घर के कागजात, बिजली पानी के बिल, बैंक से जुड़े काम भी खुद ही करने लगा था। एक दिन कैलाश जी को डाक से बैंक की चिट्ठी आई। उसमें उनके सेविंग अकाउंट से जुड़ी कुछ डिटेल्स थी। कागज पर नजर पड़ते ही कैलाश जी चौंक गए, क्योंकि उस अकाउंट में उन्होंने कभी किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था, लेकिन कागजों में नॉमिनी के रूप में रंजन का नाम दर्ज था। कैलाश जी हैरान रह गए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत फाइल निकालकर पुराने दस्तावेज देखने शुरू कर दिए। तभी उन्हें पता चला कि हाल ही में घर की पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज भी रजिस्ट्री ऑफिस से बनवाए गए हैं, जिन पर उनके ही साइन थे। मगर उन्हें याद था कि उन्होंने ऐसे किसी पेपर पर कभी साइन नहीं किए। शक और गहरा गया। उसी शाम उन्होंने माधवी को फोन से बात करते हुए सुना। वो किसी को कह रही थी, बस कुछ ही दिन और, फिर ये घर पूरी तरह हमारा हो जाएगा। बूढ़े बुजुर्ग तो अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये शब्द सुनकर सुमनलता जी का दिल बैठ गया। उन्हें साफ लगने लगा कि रंजन और माधवी सिर्फ उनके भरोसे का फायदा उठाकर सब कुछ हथियाने की साजिश कर रहे हैं। अब ये सब कुछ कैलाश जी की समझ में आने लगा था और अब वो रंजन और माधवी पर घर खाली करने का दबाव डालने लगे थे। तो रंजन गुंडागर्दी पर उतर आया था। अब वो दोनों अपना असली रंग दिखा रहे थे। रंजन कोई काम नहीं करता था। उसका काम यही था
कि ऐसे अकेले बुजुर्गों को फंसाओ, पहले उनके घर में अपना बनकर घुसो, उनका पूरा विश्वास जीतो और फिर उनके साथ इतना बड़ा धोखा करो और अच्छी खासी रकम लेकर निकल जाओ, या फिर उनका सब कुछ हड़प कर उन्हें ही घर से बेदखल कर दो। कैलाश जी अब लगातार रंजन को घर खाली करने के लिए बोलने लगे, तो रंजन अपनी असलियत पर उतर आया और उसने साफ बोला, तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया को यहीं मारकर गाड़ दूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह है ही कौन तुम्हारा, और तुम्हें कौन पूछने आने वाला है। हमसे उलझना भारी पड़ जाएगा। कैलाश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह से फंस चुके थे। माधवी भी वहीं बैठकर मुस्कुरा रही थी। सुमनलता जी उस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी, क्योंकि उनके घुटने में दर्द था। लेकिन उन्हें सब कुछ सुनाई पड़ रहा था और उन्हें समझ में आ चुका था कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। माधवी ने प्यार मोहब्बत से सुमनलता जी का फोन भी उनसे ले लिया था, किसी काम के बहाने, इसलिए वो चाहकर भी दीपक को फोन नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो बिल्कुल धीरे से बिना आवाज के उठी और अपने कमरे में लगे पीछे के दरवाजे से घर की बाहर की ओर निकल गईं। किसी को घर में कुछ पता न चला और वो लड़खड़ाती हुई दीपक के पास पहुंची और उसे जाकर सारी बात बताई। सब कुछ सुनकर दीपक हैरान हो गया। ऐसे कैसे कोई उसके पिता को धमकी दे सकता है। उसने माँ को शालिनी के पास बैठाया और तुरंत ही अपने 2-3 दोस्तों को फोन किया और अपने घर से निकल गया और जल्दी से अपने पापा के पास पहुंच गया। रंजन वहां कैलाश जी को हड़का रहा था कि तभी दीपक घर के अंदर घुसा और सीधा रंजन का कॉलर पकड़ लिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे पापा से ऐसी बात करने की। अकेला समझ रखा है उन्हें। उनका बेटा अभी जिंदा है, पास में नहीं रहता हूँ तो क्या हुआ। तेरी इतनी औकात कि मेरे ही घर में आकर मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी करेगा। हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। चुपचाप अपना सामान बांध और अभी का अभी निकल मेरे घर से, वरना तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे समझ में भी नहीं आएगा। तब तक उसके 2-3 दोस्त भी घर में आ चुके थे। कैलाश जी बोल रहे थे, दीपक ऐसा मत कर, पुलिस को बुलाते हैं। दीपक ने बोला, अरे पुलिस को बुलाकर क्या करना है पापा, वो इसे जेल में डालेंगे और अगले दिन ये जमानत पर बाहर निकल आएगा। इसे तो अभी ही हम ठीक कर देंगे। अगर अब ये इस एरिया में कहीं दिख गया ना, तो इसका जो हाल होगा इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अकेला समझ रखा है मेरे माँ बाप को। दीपक के सारे दोस्त हाथ में हॉकी लेकर आए थे, जिसे देखकर रंजन और माधवी की हालत खराब हो गई थी। वो लोग आगे बढ़ने लगे तो रंजन ने उनके हाथ जोड़ दिए और बोला, मैं अभी अपना सारा सामान लेकर इस घर से निकल जाता हूँ, बल्कि इस मोहल्ले से ही निकल जाता हूँ। अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। और वो दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगे और दीपक ने चिल्ला कर कहा, भूलना मत, मेरे मम्मी पापा अकेले नहीं हैं, उनके बेटे बहू हैं, समझे। आज कैलाश जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनों से ज्यादा दूसरे पर भरोसा किया। जो समझौते वो अपने बेटे बहू के साथ नहीं कर पाए, वही समझौते वो दोनों मियाँ बीवी दूसरों के साथ करके उन्हें खुश कर रहे थे, और आज उसका परिणाम उन्हें मिल चुका था। उन्होंने दीपक को गले से लगा लिया। रंजन और माधवी को घर से बाहर निकालने के बाद दीपक कैलाश जी को लेकर अपने किराए के घर पर पहुंचा, क्योंकि उसकी मम्मी सुमन लता जी वहीं पर थी। कैलाश जी और सुमन लता जी दीपक और शालिनी से कह रहे थे, चलो अब अपने घर में, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किराए के घर में रहने की। तभी सुमन लता जी की नजर शालिनी के कान के झुमकों पर पड़ी। सुमन लता जी ने उसके लिए काफी गहने बनवा रखे थे और वो सोने की परख में काफी माहिर थी। झुमकों को देखते ही उन्हें समझ में आ गया कि वो सोने के नहीं हैं, तो उन्होंने शालिनी से पूछा, ये झुमके तुमने कब लिए। शालिनी ने बोल दिया कि आप हमेशा अपने झुमके दिखाकर मुझे ताने मारा करती थी कि देखो तुम्हारे पापा ने मुझे फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पर ये गिफ्ट दिया था, बहुत हैवी झुमके हैं, सबकी पत्नियों के ऐसे नसीब नहीं होते। मुझे बहुत बुरा लगता था। आप हमेशा मुझे अपने गहनों की कलेक्शन दिखाकर
ताना मारा करती थी, क्योंकि दीपक ने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिया था। इसीलिए जब मैं यहाँ आई तो प्रकाश अंकल और मोहिनी आंटी ने मुझे ये सोने के झुमके बनवा कर दिए हैं, क्योंकि ये काफी महंगे हैं और हम इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकते थे। तो हम थोड़े थोड़े करके उनके पैसे चुका रहे हैं और लगभग 15,000 रुपए चुका दिया है, क्योंकि एक साथ पैसे देकर तो हम जेवर नहीं खरीद सकते और मुझे ऐसे झुमके चाहिए थे। सुनकर सुमनलता जी हैरान हो गईं और शालिनी से बोली, जैसे हम रंजन और माधवी को बेटा बहू बनाकर एक भ्रम में जी रहे थे ना, क्योंकि हमने अपनों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा किया, वैसे ही तुम लोगों के साथ हो रहा है। जैसे हमें नया बेटा बहू मिल गए थे, तुम्हें भी नए माँ बाप मिल गए हैं और वो दोनों भी तुम्हारे साथ वही खेल खेल रहे हैं। ये सोने के झुमके नकली हैं और तुमने इनके लिए 15,000 रुपए दे दिए। ये 1,500 रुपए के भी नहीं है, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। सुनकर शालिनी और दीपक हैरान रह गए। सुमनलता जी और कैलाश जी की आवाज सुनकर मोहिनी जी और प्रकाश जी भी वहां आ गए थे। सुमनलता जी ने बहुत जोर देकर कहा, सोने चांदी की परख बहुत अच्छी है मुझे, और मैं देखकर बता सकती हूँ कि ये झुमके सोने के नहीं है, जिसके 15,000 रुपए आपने मेरी बहू को उल्लू बनाकर वसूल लिए हैं और अभी पता नहीं कितना और वसूल दे इन्हें उल्लू बनाकर, क्योंकि इन लोगों ने खुद से अभी तक कोई सोना चांदी खरीदा ही नहीं है, तो इन्हें उसका ज्ञान भी नहीं है और अपनों से ज्यादा इन्हें भी दूसरे पर भरोसा था ना, तो उसकी तो सजा मिलनी ही थी, जैसे हमें मिली। प्रकाश जी और मोहिनी जी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल चुकी थी। तब तक कैलाश जी को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, आप वही प्रकाश जी हो ना, जिन्हें आज से 15 साल पहले नकली सोना बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था? बहुत अच्छे से याद है मुझे। प्रकाश जी और मोहिनी जी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन दीपक और शालिनी समझ चुके थे कि वो दोनों उनके द्वारा ठगे जा रहे थे और साथ ही साथ वो दोनों उनके घर का सारा काम भी संभालते थे। वो सारे काम जो वो अपने घर में बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। महीने का आखिरी चल रहा था, दीपक को किराया देना था। दीपक ने बोला, 15,000 रुपए जो आपने हमें उल्लू बनाकर कमाए हैं ना, वही आपका इस महीने का किराया है। ये लीजिए अपने नकली झुमके। कहकर दीपक ने शालिनी से झुमके मांगे और शालिनी ने अपने कानों से झुमके उतार कर उन्हें दे दिए। उसी दिन दीपक और शालिनी घर खाली करके अपने घर में वापस आ गए, क्योंकि अब माँ बाप और बेटा बहू दोनों को पता चल चुका था कि अपने तो अपने ही होते हैं और अपनों के साथ समझौते करके रहने में ही भलाई है, ना कि गैरों को अपना बनाने में भलाई है, क्योंकि वक्त पर अपने ही काम आते हैं। अब कैलाश जी और सुमनलता जी ने बात बात पर दीपक और शालिनी को टोकना बंद कर दिया था और सुमनलता जी भी अब शालिनी के आगे अपने पैसों का दिखावा बिल्कुल नहीं करती थी। शालिनी और दीपक भी अपने अंदर काफी सुधार ला रहे थे और माँ बाप के उन आदतों को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके माँ बाप उनसे उम्मीद करते थे, क्योंकि दोनों ने भी इसका अंजाम भुगत लिया था और अब वापस एक साथ रहने लगे थे, पर इस बार पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ। अगर किसी बात पर कोई टकराव होता भी था तो खुले तौर पर उस विषय पर विचार विमर्श करके उस समस्या का वहीं पर समाधान निकाल लिया जाता था। पर अब एक दूसरे से अलग होने का वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि इसका अंजाम वो भुगत चुके थे। ये सच्चाई है दोस्तों, कि अपने ही अपने होते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।